हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। द किंग ऑफ डार्कनेस पार्ट 6 चैप्टर 46 सपना आना। मान्यता अपने होंठ में कटोरा पकड़ अंदर आ अभय के पास खड़ी हो गई तो अभय को लगा पहले शायद जो अभय ने डाइनिंग रूम में कहा था उसके बारे में पूछने आई होगी, पर मान्यता के होंठ में कटोरा देख अभय को समझ नहीं आने लगा आखिर मान्यता यहाँ क्या करने आई है। अभय मान्यता की तरफ देखे जा रहा था तो मान्यता अभय के तरफ कटोरा बढ़ा बोली, अपने जख्मों पर लेप लगा लीजिए। ये सुन अभय के चेहरे पर मुस्कान छा गया, वो पीछे मुड़कर बैठ बोला, हम अपने पीठ पर खुद से कैसे लगाएंगे मान्यता, आप ही लगा दीजिए। ये सुन मान्यता कटोरे को कसके पकड़ ली। मान्यता को कुछ ना करता देख अभय अपना चेहरा घुमा मान्यता को देखा तो मान्यता अभय को देखते हुए बोली, हमारे कारण आपको चोट मिला है इसलिए हम लगा दे रहे। मान्यता ये बोलने के बाद खुद में ही बोली, तू पागल हो गई है क्या मान्यता। खुद में ये कह कोल्डली ही मान्यता बोली, अपने टी शर्ट को उठाए। जब मान्यता ने ये कहा तो अभय अपना पूरा टी शर्ट ही अपने जिस्म से निकाल दिया तो ये देख मान्यता अपने आंखें बंद कर बोली, ये क्या कर रहे आप। टी शर्ट उतार रहा, पर क्यों। ताकि आप लेप लगा सको, अब टी शर्ट के ऊपर से तो आप नहीं लगाओगी ना। ये सुन मान्यता के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचा, वो अपनी आंखें धीरे से खोल अभय के पीठ को देखी तो उसके आंखों में आंसू भर गया। मान्यता अब भी उसके पीठ में मलहम नहीं लगा रही थी तो अभय पीछे मुड़ मान्यता को देखा। मान्यता के आंखों में आंसू देख अभय अपना होंठ आगे बढ़ा, मान्यता के आंसू पोंछ पूछा, क्या हुआ मान्यता, आप रो क्यों रही हो। अगर आपको लेप नहीं लगाना तो कोई बात नहीं, आप यहाँ रख चले जाए। मान्यता अभय के पास जा उसके सीने से लग रोते हुए बोली, हमें माफ कर दीजिए, हमारे कारण आपको बहुत तकलीफ मिला आज। मान्यता के करीब आते ही अभय का दिल धड़कने लगा, वो मान्यता के बालों को सहलाता हुआ प्यार से बोला, मान्यता सब ठीक है, हमें बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। ये बात सुन मान्यता अभय से दूर हो उसके आंखों में देखी। जब अभय मान्यता के आंखों में आंसू भरा देखा तो अभय अपना होंठ मान्यता के छोटे चेहरे पर अपना बड़ा हथेली रख उसके करीब जा उसके होंठ में अपना होंठ सटा बड़े प्यार से चूमने लगा। जब मान्यता को एहसास हुआ क्या हो रहा तो मान्यता अभय को खुद से दूर कर भागते हुए अभय के कमरे से जाने लगी। अभय अफसोस से अपने माथे पर होंठ रख खुद में ही बोला, मान्यता जब भी आप हमारे करीब आती हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हम जब भी आपके आंखों में आंसू देखते तो हमें हमारे दिल में दर्द महसूस होता है। जब हमने आपको पहली दफा देखा तभी हमें आपसे आकर्षण सा होने लगा, हमें हमेशा एहसास होता जैसे हम आपको कई सालों से जानते। हमें पता है जो प्यार हमारे दिल में है आपके लिए वैसा प्यार आपके दिल में नहीं। आपके नज़र में हम बस एक ऐसे इंसान है जिसके पास दिल नहीं, पर हमारे पास भी दिल है मान्यता, एक बार आप हमारे बुरे साइड को देखने की जगह हमारे प्यार को महसूस कर देखिए। मान्यता भागते हुए अपने कमरे में जा अपने आप को लॉक कर कमरे में खुद में ही बोली, हमें क्या हो रहा, जब भी वो हमें छूता तो हमें हमेशा ऐसा एहसास क्यों होता जैसे हमें उसके छूवन की आदत है। क्या हो रहा हमारे साथ, हम क्यों एक ऐसे इंसान के करीब जा रहे जो इंसान नहीं राक्षस है। कमरे में बैठा अभय मान्यता के बनाए लेप को खुद से ही अपने पीठ पर लगाने लगा। मान्यता अपने बिस्तर पर लेट जब अपनी आंखें बंद की तो अभय के जिस्म के निशान याद आने लगे, वो झट से अपने आंखों को खोल बोली, अभय आपके जिस्म में कितने पुराने और गहरे निशान है, आखिर ये कैसे आया है, आपको कोई छूने का भी हिम्मत नहीं कर सकता, फिर किसने आपको इतना गहरा जख्म दिया है जिसके निशान अब तक नहीं गए हैं आपके शरीर से। ये बोलने के बाद मान्यता अपने उंगली को दांत में डाल काटते हुए आगे बोली, हम अभय के बारे में क्यों सोच रहे, उन्होंने कितने मासूमों का जान लिया है, उन्हें अपने कर्मों का फल तो मिलना ही चाहिए। अभय अपने पीठ में किसी तरह लेप लगा अपने पेट के बल लेट गया। जब उसने अपने आंखों को बंद किया तो अभय को मान्यता का रोता चेहरा याद आने लगा। ये याद करते ही अभय अपने आंखों को खोल बोला, आपके आंखों में आंसू क्यों था मान्यता, जैसे हमें आपके दर्द को देख दर्द होता वैसे ही क्या आपको भी होता। ये बोलने के बाद अभय अपने आंखों को बंद कर बोला, आप हमसे प्यार करो या नफरत, आप सिर्फ हमारी हो। थके होने के कारण अभय को नींद आ गया, तभी नींद में उसे वही सब नजर आने लगा जो बचपन से ही अभय को नजर आया करता था।
पुराने तौर तरीके, जहां लोग पहले जमाने के कपड़े पहने थे और अभय राजा के अवतार में गद्देदार आसन में बैठा था। तभी दो दरबार एक लड़की को घसीटते हुए ला अभय के पास फेंक दिए। जब वो लड़की अपना खून से लपटा सुंदर चेहरा उठाई तो अभय का नींद खुल गया। सपने को देखने के बाद अभय बोल पड़ा, हम हमेशा खुद को सपने में बहुत अलग इंसान देखते और जब भी हमें ये सपना आता हम कभी भी उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाते थे, पर आज हमें उस लड़की का चेहरा दिखा भी तो हमें उस लड़की में मान्यता का चेहरे दिखा। ये कैसे हो सकता। मान्यता भी आराम से सोई थी, पर तभी जो वो कई वक्त पहले सपना देखा करती थी वही सपना उससे आज फिर आया कि कोई उसे जंजीरों में बांधा हुआ है और उसके पूरे शरीर से लहू बहे जा रहा, और वो अपने आप को पुराने जवानी के भेस देख रही थी, पर उसका हालत बहुत बुरा हो चुका था। उसके शरीर के हर हिस्से में चोट के निशान थे और वो जंजीरों में बंदी बस अपने उड़ान के ख्वाब देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही थी। चैप्टर 47 मान्यता का हंसना। ये सपना देखते ही मान्यता का नींद खुल गया। वो अपने आंखों को खोल लंबी लंबी सांस लेने लगी। उसे हर बार ऐसा सपना आया करता था और जो चोट वो अपने शरीर पर अपने सपने में देखती वही चोट का दर्द उसे अपने पूरे शरीर में महसूस होने लगता था। वो जल्दी से ग्लास में पानी धार जल्दी जल्दी पीने लगी। पानी पीने के बाद जब वो थोड़ी शांत हुई तो फिर से वो सोने की कोशिश करने लगी। अभय अपने बिस्तर पर लेटा सपने के बारे में ही सोचे जा रहा था। तभी वो परेशान हो सिगरेट निकाल लाइटर से सिगरेट को जला सिगरेट के कस लेने लगा। सिगरेट के कस लेते हुए वो खिड़की हो आसमान को देखने लगा। आज आसमान का रंग भी लाल था, जिसे देख अभय को मान्यता के शरीर से बह रहा खून याद आने लगा जो उसने अपने सपने में देखा था। सोने की कोशिश करने के बावजूद मान्यता को नींद नहीं आया तो वो अपने बिस्तर से उतर खिड़की के पास जा खड़ी हो गई। तभी जब उसका नजर आसमान पर पड़ा तो वो देखती ही रह गई। रात के अंधेरे में आसमान पर कालापन छाए होने की जगह पूरा आसमान खून की तरह लाल था और तारे देख ऐसा लग रहा था जैसे आग के लपटों में सारे तारे जल रहे हो। मान्यता जलते तारों को देख उदासी से खुद में ही बोली, हमारा दिल भी आज इन सितारों की तरह जल रहा है। एक तरफ ये दिल उसके तरफ बढ़ने पर मजबूर करता तो दूसरी तरफ यही दिल होम उसके तरफ बढ़ने से भी रोकता है। वही दूसरी तरफ अभय सिगरेट बुझा सोने चला गया, पर नींद आने पर अभय के फिर कुछ नाराज आने लगा। वो फिर अपने आप को किसी और भेष में महसूस कर रहा था, जैसे वो किसी और दुनिया में हो, और उसने लाल रंग का राजा की तरह पोशाक पहना हुआ था। तभी वो बंद कमरे के अंदर गया। बंद कमरे के अंदर बिस्तर पर औरत थी जिसका चेहरा अभय को उस वक्त नजर नहीं आ रहा था। वो उस औरत के पास जा उसके शरीर को देखा तो उसके शरीर के हर कोने में चोट के निशान थे। अभय उस लड़की के चेहरे पर प्यार से होंठ रखने जा ही रहा था, पर वो अपना चेहरा मोड़ दी, जिस कारण अभय को बहुत गुस्सा आने लगा और वो गुस्से में लड़की के चेहरे को कसके दबाया। अभय को अपने सपने में उस लड़की का चेहरा नजर तो नहीं आ रहा था, पर वो अपने सामने चल रहे सपने से उठना चाहता था तो उसने अपने आंखों को खोल लिया। अपने नींद से फिर दोबारा वो जाग चुका था। अभय अपने सपने से पूरी तरह परेशान हो चुका था। वो उठ पानी पीने के बाद एक लंबी सांस ले अपने सिर पर आए पसीने को पोंछ खुद में ही बोला, आखिर क्यों आता है हमें ये सारे सपने। मान्यता आसमान को ही देखे जा रही थी और पता नहीं क्यों पर उसके आंखों से आंसू बहे जा रहा था। जब आसमान का रंग नॉर्मल होने लगा तो मान्यता अपने बहते आंसू पर अपने होंठ रख आंसू को अपने होंठ से छू आगे कर अपने हथेली को देख बोली, हमारे आंखों से आंसू क्यों आ रहा है। अभय सभी बातों को अपने दिमाग से निकालने का कोशिश करने के लिए अपना ऑफिस वर्क करने लगा। मान्यता अपने आंसू पोंछ बिस्तर पर जा लेट अपने आंखों को बंद कर बोली, हम जब से यहाँ आए हैं हमें ऐसा क्यों लगता जैसे हम हो ही ना। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। सुबह का वक्त। मान्यता जिया दोनों कॉलेज जाने के लिए रेडी हो चुकी थी। जब दोनों नाश्ते के लिए बाहर आए तो जिया मान्यता को देख उसके पास जा खुशी से चहकते हुए बोली, मान्यता हम दोनों साथ कॉलेज जाएंगे, कितना मजा आएगा ना। मान्यता मुस्कुराते हुए कह दी, हाँ जिया। तभी महल के दरवाजे से अंदर आता हुआ विराज बोल पड़ा, मान्यता आप प्रिंसेस से दूरी बनाकर रखना, नहीं तो ये खुद भी फेल होंगी और आपको भी करवा देंगी। जिया विराज की तरफ देख गुस्से में चिढ़ते हुए बोली, मान्यता हमारी दोस्त है तो आप फिक्र ना करें। अच्छा हाँ, अब तो प्रिंसेस आप कहोगी ही ऐसा, अब आपको हमारा जरूरत थोड़ी है, अब तो मान्यता है ही आपको पढ़ाने के लिए। सही कहा आपने।
जिया के हरकतों पर विराज को बहुत गुस्सा आता, पर विराज अपने गुस्से को बेकाबू ना करने की कोशिश करता रहता। जिया ये कहने के बाद आगे बोली, आपके पास कोई काम नहीं जो सुबह सुबह यहाँ आ जाते। जब जिया ने ये कहा तभी उससे ठंडा कठोर आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ा, आप कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। अपने भाई सा का आवाज सुन जिया का सिट्टी विट्टी गूल हो गया। जिया के बदलते भाव को देख विराज मुस्कुराता हुआ बोला, अभय, हमें लगता है आपकी बहन को थोड़ा अनुशासन सिखाने का जरूरत है। जिया विराज की तरफ अपने खा जाने वाले नजर से देखी तो अभय बोल पड़ा, हाँ सही कहा आपने। ये बात सुन जिया मासूम चेहरा बना अपने भाई सा के तरफ देखी। विराज जिया के बदलते भाव को देख अपने मन में ही बोला, आप तो गिरगिट से भी जल्दी अपना रंग बदलती प्रिंसेस। अभी शेरनी की तरह दहाड़ रही थी, अभय के आते ही भीगी बिल्ली बनता देख मान्यता को हंसी आने लगा। मान्यता बिना किसी का परवाह किए जोरों से हंसने लगी तो सभी मान्यता को देखने लगे। जब मान्यता को एहसास हुआ सब उसे देख रहे तो मान्यता शांत हो गई। अभय को अच्छा लगा, कारण जो भी हो पर उसे सुबह सुबह मान्यता का प्यारा हंसी सुनने को मिल गया। अभय फिर मान्यता की तरफ एक नजर डाल डाइनिंग टेबल पर बैठने चला गया। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे, नौकरानी सबका खाना लगा दी, फिर सभी खाना खाना शुरू कर दिए। चैप्टर 48 कॉलेज छोड़ना। नाश्ता करने के बाद अभय चेयर से उठता हुआ बोला, आप दोनों को कॉलेज विराज लेकर जाएंगे। इस बात से मान्यता को कोई ऐतराज नहीं था, पर जिया को था, पर उसके पास इतना हिम्मत नहीं कि वो अपने भाईसा को कुछ बोल सके। विराज जिया को देख मुस्कुराने लगा। जिया का दिल तो कर रहा था विराज के चेहरे पर आ रहे मुस्कान को बंद करने के लिए वो उसके मुंह को बांध दे। अभय अपना बात कह चला गया। विराज को कुछ ठीक नहीं लगा अभय के लिए, तो वो जिया मान्यता के तरफ देख बोला, आप दोनों हमारे कार के पास जा हमारा इंतजार करें, हम कुछ देर में आते हैं। ये बोल विराज अभय के पास जाने लगा। अभय भी कंपनी जाने के लिए अपना कोट डाल ही रहा था, तभी विराज कमरे के अंदर आ बोला, अभय आप ठीक हो। अभय ने विराज से कुछ भी छिपा कर नहीं रखा था, वो कल रात को देखे सीन को याद करता हुआ बोला, विराज हमें कल फिर कुछ नया दिखा, हमें समझ नहीं आ रहा विराज हमें बार बार ये सब नजर क्यों आता। विराज अभय के कंधे पर हाथ रख बोला, अभय आप इस बारे में अधिक न सोचे। विराज आज तक तो हम यही करते आए हैं, पर जो कल हमने अपने सपने में देखा वो। ये बोल अभय शांत हो गया तो विराज पूछा पड़ा, क्या देखा आपने अभय। विराज हम आपसे हमेशा कहते थे ना, हमें हमेशा अपने सामने खून से लिपटी लड़की नजर आती, पर हम उसका चेहरा कभी देख नहीं पाते। हाँ अभय, तो कल क्या आपने उनका चेहरा देखा। अभय लंबी सांस लेता हुआ जवाब दिया, हाँ पर उस लड़की में हमें मान्यता का चेहरा नजर आया। अभय के परेशानी का कारण अब विराज को समझ आने लगा। वो जितना सपने को देख परेशान नहीं, उससे कई गुना अधिक परेशान वो इस बात से है कि क्यों उसे उस हालत में मान्यता का चेहरा नजर आया। विराज अभय को देख बोला, अभय आप दिन रात मान्यता के बारे में ही सोचते रहते, इसलिए शायद आपको मान्यता का चेहरा नजर आया होगा। अभय ने वक्त देखते हुए कहा, विराज ये सारी बातें हम बाद में करते हैं, अभी आप दोनों को कॉलेज छोड़ आए। हाँ हाँ। विराज के ये बोलने के बाद विराज अभय दोनों कमरे से बाहर निकले। अभय कंपनी जाने के लिए तो विराज जिया मान्यता को कॉलेज छोड़ने के लिए। जिया मान्यता पहले से ही कार में बैठी थी। जब दोनों ने विराज और अभय को आता देखा तो जिया को विराज को देख चिढ़न हो रहा था, तो दूसरी तरफ मान्यता बस अभय को देखना नहीं चाहती थी। अभय मान्यता को बिना देखे अपने कार की तरफ बढ़ गया। मान्यता अभय को देखना तो नहीं चाहती थी, पर अभय का ऐसे इग्नोर करना मान्यता को बहुत बुरा लगा। अभय अपने कार में बैठ ड्राइवर को कार स्टार्ट करने बोल दिया। दूसरी तरफ मान्यता अभय को बस उसे इग्नोर करता हुआ जाता देखने लगी। फिर विराज भी कार के अंदर आ बैठ कार स्टार्ट कर दिया। जिया शांति से बैठी थी तो विराज बोल पड़ा, आज कोई इतना शांत कैसे है। विराज का ताना जिया की तरफ था तो जिया चिढ़ते हुए जवाब दी, हम नहीं चाहते आपके कारण भाईसा हम पर सख्ती बरते। ओह, तो प्रिंसेस आपको ऐसा लगता आपके भाईसा से हम डांट सुनवाते या सख्ती बरतने पर मजबूर करते। ये बोलने के बाद विराज अपना चेहरा पीछे कर जिया को देख आगे बोला, भूलिए मत प्रिंसेस, हम हैं इसलिए आपको अभय कभी कुछ नहीं कहते। जिया इस बात से एग्री तो करती थी, वो कैजुअली टोन में पूछ पड़ी, वैसे क्यों करते हो आप हमारे लिए इतना।
जब जिया ने ये सवाल किया तो विराज प्यार से बोल पड़ा, अपने दिल से पूछे। मान्यता बस दोनों के बातों को सुने जा रही थी। जब विराज ने ये कहा तो जिया के दिल में शोर सा हुआ। पहली बार जिया कुछ अलग सा महसूस कर रही थी। वो कुछ कहती कि तब तक कॉलेज आ गया। फिर जिया मान्यता दोनों कार से उतर जाने को थी तो विराज कार से उतर जिया के पास जा उसके होंठ को पकड़ उसे जाने से रोक बोला, ख्याल रखना अपना, किसी भी लड़के पर भरोसा मत करना, आज के वक्त में कोई भी लड़का सही नहीं होता। जिया अपना होंठ विराज के होंठ से छुड़ाते हुए बोली, हम 2 साल की बच्ची नहीं है विराज जो आप हमें हमेशा ये सब समझाते रहते, हम अब बड़ी हो चुके हैं, अपना सही गलत समझ सकते। ये बोल जिया जाने लगी। विराज को जिया का बात सुन बहुत गुस्सा आने लगा। तभी मान्यता जिया के साथ जाने की जगह विराज के तरफ देख बोली, अगर प्यार करते तो कह दीजिए जिया को। ये बोल मान्यता जाने लगी तो विराज मान्यता को हैरानी से देखा। मान्यता जल्दी से जिया के पास पहुंच मुस्कुराते हुए पूछी, जिया आप हमेशा विराज से ऐसे क्यों बात करती? क्योंकि हमें गुस्सा आता, विराज हमें हमेशा बच्चा समझते। जिया ऐसा नहीं है, वो आपका फिक्र करते इसलिए वो बस अपने फिक्र में कुछ अधिक ही कह डालते। हाँ हमें पता है वो हमारी फिक्र करते, हमें हर वक्त बचाते, पर क्यों? क्योंकि हम उनके खास दोस्त की बहन हैं इसलिए। नहीं जिया, शायद विराज आपसे प्यार करते हो इसलिए। प्यार? ये आप क्या कह रही मान्यता, वो हमसे प्यार नहीं कर सकते। आपको ऐसा क्यों लगता जिया? जिया उदासी से जवाब दी, मान्यता वो हर चीज में अच्छे हैं, हर वक्त उनके आसपास हजारों लड़कियां रहती जिनमें बहुत अच्छे गुण हैं। सभी राज्य परिवार विराज को अपनी बेटी के लिए चाहता क्योंकि विराज एक परफेक्ट इंसान है, पर हम नहीं मान्यता, उनके सामने हमारा कोई वजूद ही नहीं, हम किसी भी काम में अच्छी नहीं है। क्लास आ चुका था। क्लास के अंदर जाते इससे पहले ही मान्यता बोल पड़ी, प्यार ये देखकर नहीं होता जिया कि उसे क्या आता क्या नहीं, प्यार बस हो जाता। जिया मान्यता के होंठ को पकड़ बोली, पर विराज हमारे लिए बस हमारे भाई की तरह है और वो भी हमें सिर्फ अपनी बहन की तरह मानते होंगे, तो हम दोनों के बीच प्यार जैसा कुछ नहीं आ सकता। मान्यता ये सुन मन में ही बोली, मतलब जिया के दिल में भी विराज के लिए कुछ तो है, पर दोनों में से कोई पहल नहीं कर रहा, इसलिए ये भाई बहन का मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच। चैप्टर 49 एनोइंग लोग। दोनों क्लास के अंदर आ चुके थे। मान्यता आगे के बेंच में बैठने ही वाली थी, पर जिया को पीछे जाता देख मान्यता आगे बेंच में ना बैठ वो भी जिया के साथ पीछे चली गई। जिया को आगे बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। आगे बैठने से हर वक्त टीचर का नजर रहता, ऊपर से सवाल करते सो अलग। पीछे जा दोनों बैठी ही थी कि तभी पटौदी राजवंश के सबसे छोटे राजकुमार अभिमन्यु सिंह जिया के पास आ बोले, राजकुमारी जिया, बहुत वक्त के बाद आपको देखा है। जिया का दिल कर रहा था वो उसका सर फोड़ दे। वो झूठी मुस्कान दे बोली, ओह, पर देख ही क्यों रहे आप राजकुमार अभिमन्यु सिंह। जब पहले अभिमन्यु जिया एक साथ एक कॉलेज में पढ़ते थे तब अभिमन्यु को कॉलेज का किंग चुना गया था, क्योंकि चारों राजवंश में एक लौता राजपरिवार का बेटा वही था। साथ ही वो अट्रैक्टिव होने के साथ साथ बहुत होनहार भी था। जिया के अंदर सुंदर होने के अलावा क्वीन बनने का कोई क्वालिटी नहीं था, साथ ही उसे क्वीन बनने का कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, इसलिए वो कभी कॉलेज के किंग क्वीन बनने के लिए पार्टिसिपेट किया ही नहीं करती थी। सबसे बड़े राज्य परिवार के साथ साथ बेहद खूबसूरत होने के कारण सभी उससे पार्टिसिपेट करने को बोलते, यहाँ तक कि अभिमन्यु भी। अभिमन्यु तो बस क्वीन के रूप में जिया को ही चाहता था, पर अपने किंग के रूप में अभिमन्यु को देखना जिया के लिए गवारा नहीं था। कॉलेज की सभी लड़कियां अभिमन्यु के चार्मिंग लुक पर फिदा रहती, यहाँ तक कि बाकी राज्य परिवार की लड़कियां भी, पर जिया सभी राज्य परिवार और बड़े परिवार की लड़कियों से अलग थी। उसे अभिमन्यु में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं था, पर अभिमन्यु तो हमेशा कॉलेज में उसके पीछे पड़ा रहता। यही वजह है जिया का अभिमन्यु से बात ना करने का या फिर उसे हमेशा अजीबोगरीब जवाब देने का। तभी पीछे से यदु राज्य परिवार की दूसरी बेटी निहारिका दत्त और उसकी चहेरी बहन माहिरा दत्त, साथ ही पटौदी राज्य परिवार की, साथ ही अभिमन्यु की चचेरी बहन राजकुमारी सोनालिका सिंह आए। तीनों चुड़ैल का शकल देख जिया का मुंह बन गया। मान्यता तो बस सभी को देखे जा रही थी, एक से एक लोग थे यहाँ, ऊपर से इन लोगों को देख जिया के बनते मुंह। ये देख मान्यता को हंसी आ रहा था, पर वो अपने हंसी को नियंत्रण में की हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि पहला दिन ही कॉलेज में तमसा हो जाए।
निहारिका अभिमन्यु के पास जा जिया को देखते हुए अभिमन्यु के सामने अच्छा बनते हुए बोली, अभिमन्यु आप जिया से बात क्यों कर रहे, इन्हें तो बात करने का तमीज ही नहीं है, आप इस बदतमीज को सहते ही क्यों हैं अभिमन्यु। निहारिका बचपन से ही अभिमन्यु को बेहद पसंद करती थी, पर अभिमन्यु हमेशा जिया के पीछे लगा रहता, भले ही किया उसके साथ किसी भी तरीके से पेश आए। अभिमन्यु निहारिका की तरफ देख मुस्कुराता हुआ जवाब दिया, हमें अच्छा लगता निहारिका, जब जिया हमसे ऐसे बात करती तो। तभी सोनालिका अपने भाई अभिमन्यु से बोली, अभिमन्यु आप हमारे भाई हो, आपके साथ कोई बदतमीजी करे हमें सहन नहीं होता। सोनालिका निहारिका की बहुत अच्छी दोस्त थी, वो हमेशा से यही चाहती थी कि उसका भाई उसकी दोस्त निहारिका को पसंद करे ताकि निहारिका हमेशा हमेशा के लिए उसकी भाभी सा बनकर उसके साथ रहे। तभी जिया बोल पड़ी, तो अपने भाई को हमसे दूर रखो न सोनालिका। जिया के बातों को सुन माहिरा गुस्से में बोली, जिया आप अपने आप को समझती क्या है। माहिरा और उसकी चचेरी बहन निहारिका का बहुत अच्छा बनता, साथ ही माहिरा जिया के भाई सा अभय प्रताप सिंह को बहुत चाहती थी और ये बात जिया को बहुत अच्छे से पता था। माहिरा पहले जिया के सामने अपने आप को बहुत अच्छा दिखाती थी, लेकिन जिया बहुत अच्छे से जानती सभी लड़कियां बस उसके तीनों भाई के लिए उसके करीब आना चाहती है, इसलिए जिया कभी भी माहिरा से अच्छे तरीके से बात नहीं किया करती थी। जिया बर्ताव से परेशान हो माहिरा अपने असली रूप में आखिरकार आ ही गई थी। माहिरा को हमेशा लगता था अगर वो जिया के करीब रहेगी तो वो अभय से मिल पाएगी, पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि ना ही जिया उससे दोस्ती की ना ही उसे कभी मौका मिला अभय से मिलने का। जब माहिरा ने ये सवाल किया तो जिया इतराते हुए बोली, राजकुमारी जिया प्रताप सिंह है हम, और हमें क्या समझना चाहिए। तीनों लड़कियों के आंखों में बहुत खुनस भरा था जिया को लेकर। मान्यता को ये साफ नजर आने लगा तो वो जिया की तरफ देख बोली, जिया हमें दूसरे सीट में चलना चाहिए, यहाँ बहुत एनोइंग लोग हैं। मान्यता को बहुत गुस्सा आ रहा था जब सभी जिया को आ परेशान कर रहे थे, तो जब मान्यता ने ये कहा तो तीनों उसे गुस्से से देखने लगी, पर अभिमन्यु जो अभी तक जिया के बगल में बैठी लड़की को नोटिस नहीं किया था उसे देख हैरान रह गया। फिर वो उन तीनों लड़कियों को देख बोला, प्रोफेसर आने वाले होंगे, हमें अपने सीट में चलना चाहिए। मान्यता को देख अभिमन्यु को याद आया यदु राज्य परिवार का दूसरा बेटा निखिल दत्त जो अमेरिका में पढ़ता है, वो जब इंडिया वापस छुट्टियों में आया था तब अभिमन्यु और निखिल दोनों जोधपुर घूमने गए थे। निखिल को फोटोग्राफी का बहुत शौक था, वो जोधपुर में जब पूरे वातावरण का तस्वीर ले रहा था तभी उससे बच्चों के साथ खेलती बेहद खूबसूरत लड़की दिखी, तो वो उस लड़की का तस्वीर अपने कैमरे में खींच लिया। अभिमन्यु और निखिल बचपन के दोस्त थे। निखिल ने तस्वीर को खींच अभिमन्यु को दिखाते हुए बोला, अभिमन्यु हमें इस लड़की से पहली नजर वाला प्यार हो गया है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मान्यता ही थी। इसलिए जब आज मान्यता को अभिमन्यु ने देखा तो वो झट से निखिल को मैसेज कर दिया। निखिल अपना एमबीए भी अमेरिका में से ही पूरा कर रहा था, तो आगे के पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए जब वो अमेरिका वापस जाने को हुआ तो इससे पहले तस्वीर वाली लड़की के बारे में बहुत पता लगाने का कोशिश किया, पर उस वक्त उसे कुछ भी पता नहीं चला, तो वो उदास हो वापस अमेरिका जाना के लिए निकल गया। जब अभिमन्यु का मैसेज निखिल को आया तो वो उस वक्त अपने क्लास में था। अमेरिका में भी अभी 12.30 हो रहा था। जब निखिल को अभिमन्यु का मैसेज आया तो मैसेज देख निखिल के चेहरे पर खुशी लहर गया। निखिल जब से मान्यता को देखा था तब से ही उसके खूबसूरती को वो भूल नहीं पाया था। निखिल अपने होंठ को खड़ा कर अपने प्रोफेसर से बोला, सर आई एम नॉट फीलिंग वेल, कैन आई गो? ओक, बट सबमिट योर एप्लीकेशन। ओक सर। ये बोल अपना बैग उठा निखिल क्लास से जल्दी भाग गया। फिर कॉलेज से बाहर निकलने के बाद अपने भाई सा श्रीकांत दत्त को कॉल किया। श्रीकांत दत्त अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करता था। जब उसने कॉल किया तो वो मीटिंग में बिजी होने के बावजूद मीटिंग बंद कर अपने भाई का कॉल उठा लिया। हेलो निखिल। हेलो भाई सा, कैसे को आप? हम अच्छे हैं, आप बताओ। हम भी अच्छे हैं भाई सा। वैसे अभी तो वहाँ 12 या 1 बज रहा होगा, फिर आप क्लास में होने की जगह हमें कॉल क्यों कर रहे हैं निखिल? जब श्रीकांत दत्त ने अपने भाई से ये पूछा तो निखिल बेचारा वाला आवाज में बोला, भाई सा हमें यहाँ मन नहीं लगता अब आपके मॉम डैड क्रिश और हमारी दोनों प्यारी बहना के बिना। क्या हम इंडिया में आकर ही अपना एमबीए कंप्लीट कर सकते हैं? ये बात सुनते ही श्रीकांत दत्त थोड़ी देर सोचता हुआ बोला, निखिल अमेरिका में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
निखिल को पता था उसके भाई सा यही कहेंगे तो वो जिद करने लगा, भाई सा प्लीज हमें यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता, अभिमन्यु भी हमारे साथ नहीं आया, अगर वो साथ होता तो हमें अच्छा लगता, हम यहाँ 3 साल रह चुके हैं भाई सा पर अभिमन्यु के जैसा कोई दोस्त नहीं बना हमारा। श्रीकांतादत्त को बहुत अच्छे से पता था जब तक वो मानेगा नहीं तब तक उसका भाई उससे कुछ ना कुछ बोलता रहेगा तो आखिर में उससे मानना ही पड़ा। ठीक है निखिल, पर यहाँ आने के बाद कोई मस्ती नहीं बस पढ़ाई। हाँ भाई साहब हम कोई मस्ती नहीं करेंगे बस पढ़ाई करेंगे। ठीक है निखिल, हम आपके कॉलेज में बात कर आपका ट्रांसफर यहाँ के कॉलेज में करवा देते हैं। थैंक यू भाई साहब, आप दुनिया के बेस्ट भाई साहब हो। अपने भाई का बात सुन श्रीकांतादत्त के होंठों पर मुस्कान छा गया। चैप्टर 50 भाभी सा। टिस्सा अपने घर से वीर के महल जाने के लिए निकल चुकी थी। वो आज सब क्लियर कर वीर से सारा रिश्ता तोड़ देना चाहती थी, पर टिस्सा को नहीं पता वो वीर से सारा रिश्ता तोड़ खुश रह भी पाएगी कि नहीं। कुछ वक्त के बाद टिस्सा वीर के महल पहुंच गई। महल के अंदर जैसे ही टिस्सा ने अपना कदम रखा वैसे ही उदय से जा टकरा गई। अपने सामने टिस्सा को देख उससे दूर हो बोला, भाभी सा। आते के साथ देवर से टकरा गई। उदय हमेशा सभी से मजाक करता हुआ कुछ भी कहता रहता। टिस्सा गुस्से में उदय को देख बोली, हम ना ही आपकी भाभी सा है और ना ही आप हमारे देवर। अच्छा तो किसके बाद भी दोनों के बीच पंगा चल रहा, उदय ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा। उदय का बुदबुदाहट टिस्सा को साफ सुनाई दे दिया तो वो उदय को गुस्से से घूर कर देखने लगी तो उदय फ्लैट के अंदाज में बोल पड़ा, ठीक है गुस्सा मत करिए टिस्सा जी, अगर आप वीर भाई की गर्लफ्रेंड नहीं तो क्या आप हमारी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? हम आपको पलकों पर बैठा कर रखेंगे। तभी पीछे से सख्त आवाज उदय को सुनाई दिया, पहले बड़े हो जाओ तब गर्लफ्रेंड बना पलकों पर बैठा कर रखना। वीर का आवाज सुन उदय को समझ आ गया अब उसका क्लास लगने वाला तो वो चुपचाप से खिसकने वाला था। तभी पीछे से वीर उसके गर्दन को पकड़ बोला, आइंदा से अपना बकवास टिस्सा के सामने किया तो हम भाई साहब को बता देंगे आपके सभी कांड के बारे में। वीर भाई आपकी टिस्सा आपको ही मुबारक, हम तो बस मजाक कर रहे थे अपनी फ्यूचर भाभी सा के साथ। ये बात सुनते ही वीर टिस्सा दोनों गुस्से में उदय को देखे तो उदय जल्दी से भागते हुए वहां से चला गया। उदय के जाने के बाद वीर टिस्सा की तरफ देख बोला, उदय भले ही बड़ा हो गया है पर अभी तक उसका बचपना गया नहीं है टिस्सा, आप उनकी बातों का बुरा मत मानना। टिस्सा वीर के कहे बातों को इग्नोर करते हुए जिस काम के लिए आई थी वो बोलना शुरू कर दी, आपको सबूत चाहिए था ना, ये लीजिए सबूत। टिस्सा अपने बात को कहते हुए अपने हाथों को आगे बढ़ा दी। वीर टिस्सा के हाथ से पेपर ले कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़ते हुए हैरानी से बोला, ये सब क्या है टिस्सा? आसपास बहुत से नौकर थे, उन सब के सामने टिस्सा कुछ कहने में हिचकिचा रही थी तो टिस्सा के हिचकिचाहट को देखते हुए वीर टिस्सा से बोल पड़ा, हमारे कमरे में चल बात करते हैं। टिस्सा ने बस अपने सिर को हाँ में हिला दिया तो फिर वीर टिस्सा दोनों वीर के कमरे की ओर बढ़ने लगे। वीर के कमरे में आने के बाद टिस्सा खड़ी ही थी। आज वीर ने सोच लिया था कि आज वो टिस्सा पर पूरा भरोसा करेगा, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पेपर देखने के बाद भी वो शांत ही रहा। उसने टिस्सा को खड़ा देख प्यार से बोला, खड़ी क्यों हो टिस्सा, बैठ जाओ। टिस्सा को तो लग रहा था जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर देख वीर फिर उस पर गुस्सा कर उससे बुरा भला कहेगा, पर उसे शांत देख टिस्सा हैरान ही रह गई। वो सोफे पर जा बैठी तो वीर भी टिस्सा के बगल में जा बैठ गया। वीर के सामने बैठने से टिस्सा को थोड़ा नर्वस फील होने लगा। टिस्सा को वीर के गुस्से से बहुत डर लगता था। वैसे तो वीर बहुत शांत इंसान है पर जब भी वीर को गुस्सा आ जाए तो वो बहुत खतरनाक हो जाता। टिस्सा को डर लगने लगा कहीं गुस्से में वो उसके बात को बिना सुने कुछ कर ना दे। टिस्सा के चेहरे पर छाया डर देख वीर टिस्सा के हाथों में अपना हाथ रख बड़े प्यार से बोला, जो भी है टिस्सा आप हमें बता दीजिए। टिस्सा को लगने लगा शायद वीर को भी अब अपने तरफ से ये रिश्ता तोड़ना है इसलिए वो इतना शांत है। टिस्सा का चेहरा उदासी से भर गया। वो अपने उदासी से भरी आवाज में बोली, हमारे पापा ने मिस्टर खंडेलवाल से 50 लाख रुपए उधार लिए थे, वो भी जुआ खेलने के लिए, पर वो सब हार गए, इसलिए पैसे ना होने के कारण उन्होंने हमें मिस्टर खंडेलवाल को बेच दिया था। ये बात सुनते ही वीर गुस्से में अपने हाथों के मुट्ठी को बांध लिया।
वीर के चेहरे पर आ रहे गुस्से को देख टिस्सा को डर लगने लगा, पर वो फिर भी आगे बोलने लगी। जब उस दिन हम कॉलेज से घर आए तो उन्होंने हमारे खाने में कुछ मिला दिया था। फिर जब हमें होश आया तो हम अपने आप को अनजान कमरे में पाए। हमें नहीं पता था वीर हमारे साथ क्या हो रहा है। हम जैसे ही बिस्तर से उठ वहां से जाने को हुए तभी वो आदमी वहां आ गया, फिर हमारे साथ जबरदस्ती करने लगा। जब हम उसे अपने लात से मार पीछे धकेल दिए तो वो गुस्से में हमें एक चांटा मार हमें बताया कि हमारे पिता ने हमें बेच दिया है उसके पास। तो हम ये बोलते वक्त टिस्सा के आंखों से आंसू तो नहीं बह रहा था, क्योंकि उसने जिंदगी में इतना स्ट्रगल किया था कि अब उसके आंखों में दर्द तो दिखाई देता था पर आंसू नहीं। वो उदासी से आगे बोलती रही, हमें ये बात सुन कोई हैरानी नहीं हुआ। आपको तो पता ही है हमारे पिता के लिए हम बस उनका बोझ से कम नहीं। उस आदमी ने फिर जबरदस्ती हमें कुछ पिला दिया, पर क्या पिलाया हमें कुछ समझ तो नहीं आया उस वक्त पर। वो पीने से हमें बहुत अजीब लगने लगा। वो पीने से हमारा पूरा शरीर भी कमजोर पड़ चुका था, पर फिर भी जब वो आदमी हमारे करीब आ हमारे शरीर को छूने लगा तो हम सामने रखे पोट से उसके सर पर मार बाहर जाने की कोशिश करने लगे। पर उस आदमी को हमारे हमले से बस छोटा सा चोट आया था, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। वो हमें बाहर जाने से रोक पाते इससे पहले ही हम बाहर निकल गए, पर तभी पता नहीं रिपोर्टर्स कहाँ से आ गए और उस हालत में हमारा तस्वीर उस घटिया इंसान के साथ लेने लगे। वो आदमी अपने आप को बचाने के चक्कर में अपना चेहरा छिपा वहां से भाग गया, पर हमारे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बचा था, तो हम वही जमीन पर गिर गए। फिर सभी रिपोर्टर्स हमारा वैसे ही हालत में तस्वीर लेने लगा, तभी विराज वहां आए। जब उन्होंने हमें उस हालत में देखा तो सभी रिपोर्टर्स को हमसे दूर करवा हमारे हालत को देख वो हमारे पास आ अपना कोट हमें पहना। उन्होंने हमसे पूछा हमें ड्रग्स किसने दिया है, पर हमारे पास कहने तक का भी हिम्मत नहीं हो रहा था और हम अपने शरीर के गर्मी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो विराज हमारे हालत को देख हमें हॉस्पिटल ले गए। अगर वो उस दिन वो वक्त पर वहां हमें नहीं बचाते तो हमें नहीं पता हमारी कितनी बदनामी होती। ये बोलने के बाद टिस्सा वीर के आंखों में देखी, जिसका नजर टिस्सा के बातों को सुन झुक चुका था। वीर को देखते हुए टिस्सा आगे बोल पड़ी, वीर अगर आपको अब भी भरोसा नहीं हम पर तो हम विराज से ये बात पूछवा सकते हैं। वीर टिस्सा की तरफ देख बोला, हमें माफ कर दीजिए टिस्सा। टिस्सा कोई जवाब ना दे खड़ी हो जाने लगी, तो वीर टिस्सा का हाथ पकड़ उसे जाने से रोकता हुआ खड़े हो उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। तो टिस्सा का दिल जोरों से धड़कने लगा, पर वो अपने धड़कनों को शांत करते हुए बोली, ये क्या कर रहे आप वीर, हमें छोड़िए। टिस्सा आपको जो सजा देना हमें दे दीजिए, पर हमें छोड़कर मत जाए। टिस्सा वीर के होंठ को खोल बिना कुछ बोले वहां से चली गई। वीर को टिस्सा का जवाब मिल गया था। वीर गुस्से में अपने होंठ से कांच के टेबल पर जोरों से होंठ दे मारा, जिस कारण कांच के टेबल पर दरार आ गया, साथ ही वीर का होंठ लाल हो गया। टिस्सा महल से बाहर निकलने के बाद बिल्कुल कमजोर सी पड़ गई। जो आंसू उसने कब से दबा कर रखा था आखिर में उसे बहा ही दिया। तभी उदय टिस्सा के पास जा अपने पैकेट से रुमाल निकाल टिस्सा की तरफ बढ़ा दिया। टिस्सा ने उदय को देखा नहीं था। जब उदय अपना होंठ टिस्सा की ओर बढ़ाया तो टिस्सा रुमाल को देखते हुए अपने सामने आए इंसान को देखी, पर रुमाल को उदय के होंठ से नहीं ली। तो उदय खुद ही टिस्सा के आंखों से सारे आंसू पोंछता हुआ बोला, हमें तो लगता था आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो टिस्सा। उदय के बातों को सुन टिस्सा फिर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाते हुए बोली, हम बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये बोलते हुए वो अपने सारे आंसू पोंछ ली। तो उदय मुस्कुराता हुआ बोला, सॉरी, आप माफी क्यों मांग रहे, बस हमारा दिल किया कि हम आपसे माफी मांग ले भाभी सा। चैप्टर 51 दोनों के बीच का केमिस्ट्री। टिस्सा घूर कर उदय को देखी तो उदय हंसते हुए बोला, मजाक था टिस्सा जी। वीर अपने कमरे के खिड़की के पास खड़ा हो खिड़की से बाहर टिस्सा को उदय के साथ हंसता हुआ बात करता देख उसके दिल में आग जलने लगा। वो गुस्से में अपने चोट लगे होंठ को मसलता हुआ अपने आप को और तकलीफ देने लगा। विराज अपना सत्ता को वापस पाने के लिए राजस्थान में औरतों के लिए एक कार्यालय खोला, जिसमें औरतें अपने हुनर के बदौलत पैसे कमा सके, और जिनके पास कोई हुनर ना हो पर उन औरतों को भी काम का बेहद जरूरत है, तो उनके लिए विराज ने कुछ काम का बंदोबस्त करवा दिया ताकि सभी औरतें काम कर पैसे कमा अपने जरूरतों को पूरा कर अपने पैर पर खड़ी हो सके। विराज का सौतेला भाई गलत तरीके से वो भी आदमियों के भरोसे सत्ते को जीतने का कोशिश करने लगा, पर विराज ने अपना पूरा प्लान बहुत सोच समझकर चला था।
औरत मर्दों के मुकाबले कम थी, पर जरूरी नहीं हर मर्द उसके सौतेले भाई को वोट दे। पर ये तो हो सकता ना, अगर हर औरत के वोट देने के बाद आधे मर्द भी विराज को वोट देते हैं तो बहुत आसानी से विराज अपने सौतेले भाई को हरा देगा। कॉलेज का पहला दिन। जिया बस अपना वक्त इधर उधर देखते हुए गुजार रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था जो भी प्रोफेसर पढ़ा रहे थे। पर दूसरी तरफ मान्यता एक ही दिन में अभी के साथ साथ पहले के सारे चैप्टर्स भी समझ ली जो वो पढ़ नहीं पाई थी। साथ ही टीचर के हर सवाल का जवाब मान्यता के पास था। पहले दिन में ही सभी प्रोफेसर मान्यता से इम्प्रेस हो गए थे। साथ ही मान्यता के दुश्मन भी बहुत बन चुके थे इस कारण, क्योंकि मान्यता खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद बुद्धिमान भी थी, जिस कारण क्लास के सभी लड़के मान्यता को पसंद करने लगे थे। यही कारण सभी लड़कियां मान्यता को अपना दुश्मन समझने लगी। धीरे धीरे वक्त पार होने लगा। छुट्टी का वक्त हो गया। मान्यता जिया दोनों अपना बैग पैक कर जा ही रही थी, तभी पीछे से तीनों राजकुमारी सोनालिका, माहिरा, निहारिका अपने शीट से उठ क्लास से बाहर जाने को थी। तभी तीनों ने देखा मान्यता जिया भी निकल रही तो उनके पास से गुजरते हुए मान्यता से बोली, आप इस लूजर के साथ कैसे रह सकती, हमारे ग्रुप में आ जाए। मान्यता तीनों की तरफ देख मुस्कुराते हुए शांति से अपना जवाब दी, आप तीनों ये कैसे बोल सकती कि जिया लूजर है। सिर्फ पढ़ाई ही इंसान के क्वालिटी के बारे में नहीं बता सकता है, पढ़ने के अलावा भी एक इंसान के अंदर बहुत टैलेंट हो सकता है। तीनों के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। तीनों पढ़ाई में तो अच्छी थी पर बाकी के एक्टिविटीज में एवरेज, और ये बात तीनों को बहुत अच्छे से पता था कि जिया भले पढ़ाई में कमजोर है पर बाकी हर एक्टिविटीज में वो बहुत अच्छी है। मान्यता उन तीनों को चुप देख सुनाने वाली ही थी, पर तभी निहारिका करते हुए बोल पड़ी, क्या टैलेंट है इस जिया के अंदर, यही ना कि ये अच्छी डांसर सिंगर है बस, पर इससे जिया को आज तक मिला ही क्या है। हमेशा तो फेलियर स्टूडेंट में ही ये गिनी जाती है, यहाँ तक कि इसे कोई कॉलेज का क्वीन भी नहीं चुनेगा। जिया को बहुत बुरा लग रहा था, वो यहाँ खड़ी हो और बकवास नहीं सुनना चाहती थी तो वो जाने को हुई। तभी मान्यता जिया का होंठ पकड़ मुस्कुराते हुए निहारिका के तरफ देख बोली, अच्छा पर हमने तो सुनना है जिया को क्वीन बनने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। ये बस जिया का बहाना है, उसे बहुत अच्छे से पता वो मुझसे कभी नहीं जीत सकती। ये बात निहारिका ने अकारते हुए कहा तो मान्यता कोल्डली जवाब दी, जिया अपने टैलेंट के दम पर कुछ भी कर सकती है। जिया के अंदर जो टैलेंट है उससे जिया बहुत अलग और स्पेशल बन जाती है और अपना क्वीन सभी किसी स्पेशल को चुनते जो भीड़ में सबसे अलग हो। क्या स्पेशल है जिया में? मान्यता मुस्कुराते हुए जवाब दी, जिया ने कोई आर्ट क्लास नहीं किया है, फिर भी जिया एक बार किसी को देख ले तो बिना दोबारा देखे वो किसी का भी तस्वीर हुबहू उतर सकती है। ये काम तो लोग कई साल तक सीखते हैं तभी ऐसा कर पकते, पर जिया को ये गिफ्ट नेचुरली मिला है। जिया बहुत अच्छी कलाकार के साथ साथ अच्छी डांसर सिंगर भी है। आप तीनों जिया के साथ ही पढ़े हो ना, तो आप तीनों को तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए जिया ने अपने डांस, आर्ट, सिंगिंग के बदौलत कई पुरस्कार जीती है। आप तीनों जिया के मुकाबले कितना पुरस्कार जीती है बताए। तीनों का मुंह बन गया। जिया का चेहरे पहले उदासी से भर गया था, तीनों का बात सुन पर अब जिया को थोड़ा अच्छा लगने लगा। जब मान्यता ने उन तीनों को चुप देखा तो मान्यता आगे बोल पड़ी, जिया के मुकाबले आपने कुछ ही पुरस्कार जीते होंगे जिसमें जिया ने हिस्सा नहीं लिया होगा, तो सोचे अगर जिया क्वीन बनने के लिए हिस्सा ले लेती तो कौन जीतता। उन तीनों को जवाब देने के बाद मान्यता जिया का होंठ पकड़ जाने लगी। तभी बीच में अभिमन्यु आते हुए दोनों को जाने से रोक बोला, जिया, मान्यता ने सही कहा, आपके अंदर जो हुनर है वो किसी के अंदर नहीं, यही कारण है आपको चाहने का। क्या आप हमारी गर्लफ्रेंड बनोगी? जब अभिमन्यु जिया से ये कह रहा था तभी पीछे से विराज आते हुए उसका नाम कठोरता से ले पड़ा, अभिमन्यु सिंह। विराज को आता देख सभी लड़कियां विराज को देख उसके तरफ जाने लगी। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु पीछे मुड़ विराज रावत को देखा तो वो आदर से झुकते हुए बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अभिमन्यु का ये बात सुन विराज कठोरता से जवाब दिया, क्या हम अपने ही कॉलेज में आने के लिए आपसे इजाजत मांगेंगे? ये कॉलेज विराज की रियासत का ही हिस्सा था, ये बात पूरी दुनिया जानता है। पूरे राजस्थान में जितने भी कॉलेजेस स्कूल्स हैं वो रावत परिवार का हिस्सा है। अभिमन्यु शांत हो गया। तभी विराज जिया मान्यता की तरफ देख बोला, चले। ये बोल विराज बाहर की ओर जाने लगा, साथ ही मान्यता और जिया भी। ये देख सारी लड़कियों का तो दिल टूटने लगा। उनका सपनों का राजकुमार कॉलेज आया भी तो बिना उनके तरफ देखे जा रहा।
सोनालिका बचपन से ही विराज से प्यार करती थी। कई दफा राज्य में होने वाले सभा में अपने फीलिंग्स को विराज के सामने जाहिर भी किया था, पर विराज उसे हमेशा इग्नोर करता रहता, उसे ही नहीं बल्कि हर राजकुमारी को। जब विराज जिया मान्यता के साथ बाहर कार के पास आ गया, तभी सोनालिका भागते हुए विराज के पास जा आवाज दी, विराज। विराज मुड़ सोनालिका की तरफ देखा तो सोनालिका मुस्कुराते हुए आदर से अपना सिर झुका विराज की तरफ मुस्कुराते हुए देख बोली, विराज हमें आपसे कुछ बात करना, क्या आप कुछ वक्त हमारे साथ अकेले में बात कर सकते हैं? विराज कुछ कहता इससे पहले ही जिया विराज के होंठ में अपना होंठ मोड़ बोली, विराज हमें भूख लगा है, आप बाद में बात कर लेना, पहले हमें कोई रेस्टोरेंट ले चलो। सोनालिका को जिया पर बहुत गुस्सा आने लगा। वो हमेशा ऐसा ही करती, जब भी सोनालिका विराज से बात करने का कोशिश करती तो जिया हमेशा बीच में आ विराज को अपने साथ ले जाती। जिया का ये हरकत विराज को बहुत पसंद था। वो झट से बोल पड़ा, सॉरी सोनालिका, अभी हमारे लिए आपसे बात करने से अधिक जिया का भूख जरूरी है। ये बोल वो जिया मान्यता तीनों कार के अंदर बैठने लगे। सोनालिका गुस्से में अपने होंठ के मुट्ठी को बांधते हुए बोली, पहले तो हम सोचते थे विराज आप जिया के लिए बस अभय के दोस्त होने की वजह से इतना करते, पर अब हमें समझ आ रहा आप जिया को पसंद करते, पर विराज आप हमारे हो, हम आपको पाकर ही रहेंगे। कार के अंदर बैठने के बाद विराज कार स्टार्ट कर दिया। कुछ दूरी जाने के बाद विराज पूछ पड़ा, जिया जब भी सोनालिका हमसे बात करने आती आप हमें बात क्यों नहीं करने देती है? विराज ने जिस तरीके से उससे सवाल किया उसी तरीके से जिया भी सवाल कर दी, विराज जब अभिमन्यु या कोई दूसरा लड़का हमसे फ्लर्ट करते तो आप क्यों बीच में आ जाते? दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिव तो थे, पर विराज जिया को बस ये दिखाता कि वो उसका परवाह करता और जिया बस ये दिखाती कि जैसा वो उनके साथ करते वही वो विराज के साथ करती। दोनों के बीच के केमिस्ट्री को देख मान्यता मुस्कुराने लगी। मान्यता के मुस्कुराते चेहरे को देख जिया को आज सुबह जो मान्यता ने कहा था वो याद आ गया। विराज ने मान्यता की तरफ ध्यान नहीं दिया कि वो हंस रही है। जिया के बातों को सुन गुस्से में ही जवाब दिया, जिया आप हमें सोनालिका या बाकी लड़कियों से इसलिए दूर रखती क्योंकि हम आपको अभिमन्यु और बाकी लड़कों से दूर रखते हैं। जिया ने कैजुअली जवाब दे दिया, हाँ। चैप्टर 52 दोनों भाई के बीच लड़ाई। तभी विराज भड़कते हुए बोला, ठीक है जिया, आपको जिस लड़के से बात करना जाना आप कर सकती जा सकती। ये बात सुन जिया को बहुत गुस्सा आने लगा। उसे लगने लगा शायद वो सोनालिका से बात नहीं करने दी इसलिए विराज उसे ऐसा बोल रहे। कुछ वक्त के बाद मेंशन आ गया। जिया कार से उतर भागते हुए जाने लगी। जिया को ऐसा करता देख विराज भी कार से उतर जिया के पास जाने लगे। दोनों के बीच का संबंध समझना मान्यता के लिए मुश्किल था। दोनों एक दूसरे के प्रति पूरे पागल है, पर दोनों में से कोई भी पहल नहीं करना चाहता। मान्यता दोनों के बारे में सोचते हुए कार से उतर महल के अंदर जा अपने कमरे में चली गई। जिया अपने कमरे में जा बिस्तर पर अपना शरीर मोड़ तकिए पर अपना मुंह रख रोने लगी। तभी खुले दरवाजे को देख बिना जिया का परमिशन लिए विराज कमरे के अंदर आ दरवाजा बंद कर जिया के पास जा बैठ उसके सिर पर अपना होंठ रखा तो जिया अपने चेहरे को उठा अपने नम आंखों से विराज को देखी। आंसू जिया के आंखों में था पर दर्द विराज को होने लगा। जिया रोते हुए बोल पड़ी, आप उस सोनालिका से बात करना चाहते क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, हमारी तरह बेवकूफ नहीं, सही कहा ना हमने? जिया के बातों को सुन विराज जिया के आंखों से आंसू पोंछ प्यार से बोला, प्रिंसेस हमें उस सोनालिका से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही आप बेवकूफ हो, समझ आया आपको? आप झूठे हो विराज, सब हमें बेवकूफ कहते हैं क्योंकि हम पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं। किसने कहा प्रिंसेस आप पढ़ने में अच्छी नहीं हो? हमने आपको पढ़ाया है, हमें बहुत अच्छे से पता है आप पढ़ाई में कितनी अच्छी हो। आपको पता है प्रिंसेस, वो सारे स्टूडेंट साल भर पढ़ते तब जाकर इतने अच्छे नंबर लाते, पर आप हमसे एक दिन पढ़ पास हो जानती तो सोचिए अगर आप साल भर पढ़ोगी तो कितने अच्छे नंबर लाओगी। विराज के बातों को जिया गहराई से सोचते हुए बोली, पर हम पूरा साल कैसे पढ़ेंगे? बुक खोलते ही हमारा सर दर्द देने लगता है। जिया के बातों को सुन विराज मुस्कुराता हुआ बोला, कोई बात नहीं प्रिंसेस, वैसे भी नंबर से इंसान का क्वालिटी पता नहीं चलता बल्कि उसकी काबिलियत से पता चलता और हमें बहुत अच्छे से पता आप में बहुत काबिलियत है। विराज के बात को सुन जिया उठ विराज के गले से जा लग गई तो विराज जिया के बालों को सहलाने लगा। तभी जिया विराज से दूर हो बोली, विराज हम आपसे कुछ सवाल करें। हाँ करिए। आपको कैसी लड़की पसंद है?
जब जिया ने ये सवाल किया तो विराज के दिल में चलने लगा, जो हमारे सामने बैठी है, हमें सिर्फ वही पसंद। विराज को कोई जवाब ना देता पा जिया फिर बोल पड़ी, बताए ना विराज। विराज जिया के आंखों में देखता हुआ बोला, प्रिंसेस, जिसकी खूबसूरती सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी हो, जिसका मन बिल्कुल पानी की तरह साफ हो, जिसके अंदर सिर्फ बचपना भरा हो, क्योंकि बच्चों का मन रखने वाली लड़की बहुत साफ दिल की होती है। ये बात सुन जिया बोल पड़ी, ओह, तो आपको ऐसी लड़की मिल गई। विराज बस मुस्कुरा दिया। जिया को विराज के मुस्कुराने की वजह समझ नहीं आई। विराज, हमारे सवाल का जवाब दीजिए। प्रिंसेस, आप ये सब क्यों पूछ रही? विराज के सवाल का जवाब जिया के पास नहीं था तो वो शांत हो गई। जिया को शांत होता देख विराज फिर बोल पड़ा, जब आप हमारे सवाल का जवाब दोगी प्रिंसेस, तब हम आपको आपके सवाल का जवाब दे देंगे। ये बोल विराज बिस्तर से उठ बाहर जाने लगा। विराज जिया को सच नहीं बता सकता था कि उसे वो लड़की कब का मिल चुकी है, और वो लड़की उसकी प्रिंसेस जिया है। जिया बस विराज को बाहर जाता हुआ देखने लगी। जब विराज बाहर चला गया तो जिया अपने दिल पर हौंथ रख खुद से सवाल की, हम विराज से ये सब क्यों पूछ रहे थे? धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। तिस्सा आज बहुत परेशान थी। आज उसने छुट्टी भी ले रखा था तो वो बाहर चली गई। बाहर जाने के बाद वो ड्रिंक करने लगी। एक एक कर कब उसने 11 शिप पी लिया उससे पता नहीं चला। अब धीरे धीरे उसे नशा चढ़ने लगा था, पर उसने पीना बंद नहीं किया। तभी उदय अपने दोस्तों के साथ बार गया। बार के अंदर जाने के बाद जब उदय का नजर ड्रिंक करती टिस्सा पर गया तो वो अपने दोस्तों को बैठने का बोल टिस्सा के पास चला गया। जब उदय के दोस्तों ने उदय को टिस्सा के पास जाता देखा तो उसके सभी दोस्त बात करने लगे। सोनू ने उदय को उसके पास जाता देख बोला, यार ये तो टिस्सा है ना, जिससे वीर पसंद करता था कॉलेज के दिनों में। सोनू का बात सुन विजय बोल पड़ा, हाँ, पर दोनों का ब्रेकअप हो चुका था क्योंकि टिस्सा ने वीर को चीट किया था। तभी राकेश बोला, हाँ यार, अब लगता है वीर के बाद उदय का नंबर है। बहुत चालाक औरत है ये, दोनों भाई को घुमा रही अपने इशारों पर। उदय टिस्सा के पास पहुंच चुका था। जब उसने देखा टिस्सा नशे में पूरी तरह से धूत है तो उदय टिस्सा से बोल पड़ा, आप ये क्या कर रही टिस्सा? आपको किसने कहा था इतना ज्यादा ड्रिंक करने को? उदय का आवाज सुन टिस्सा उदय की तरफ देखी, पर नशे में होने के कारण उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पाया। तो वो खड़ी हो उदय के पास जा उसके छाती में हाथ रख बस एक शब्द बोली, वीर। ये कह टिस्सा उदय के सीने से जा लगी। उदय के जितने भी दोस्त आए थे वो वीर के भी दोस्त थे, पर वीर बार जैसे जगह पर जाया नहीं करता था, इसलिए वो वीर को कभी यहाँ आने के लिए फोर्स नहीं करते थे। राकेश अपना फोन निकाल दोनों का तस्वीर खींचने लगा तो विजय राजेश से पूछ पड़ा, ये क्या कर रहे हो? वीर को भेज रहा। ये बोल राकेश वीर को फोटो के साथ छोटा सा वीडियो बनाकर भेज दिया। जब वीर के व्हाट्सएप पर राकेश का मैसेज आया तो वीर अपना व्हाट्सएप खोल राजेश का भेजा फोटो साथ ही वीडियो देख वो गुस्से में अपना फोन जमीन पर फेंक क्रूरता से बोला, टिस्सा, हमें अपने गलती का पछतावा था, पर आप जो कर रही अब वो बहुत गलत है। आपने हमसे ब्रेकअप कर उदय को चुन लिया, जबकि आपको पता है उदय हमारा भाई है। ये बोल वीर गुस्से में कार का चाबी ले अपने कमरे से निकल महल के बाहर जा अपना कार ले बाहर जाने के लिए निकल गया। उदय टिस्सा को अपने बाहों में उठा उससे बार से बाहर ले जाने लगा। जब वो बार से बाहर ले जा अपने कार के पास जाने को था तभी वीरा उदय के पास अपना कार रोक कार से निकल उदय के पास जा उससे गुस्से में घूरता हुआ बोला, आपके और टिस्सा के बीच क्या चल रहा? उदय गुस्से में अपने भाई को देखा। पहले ये खुद ही टिस्सा को गलत समझ ब्रेकअप किया, फिर जब टिस्सा खुद को प्रूव कर दी कि उसने कुछ गलत नहीं किया तो अब टिस्सा के हालत को देखने के बावजूद वो ऐसा सवाल कर रहा। ये सोचते ही उदय के आंखों में गुस्सा भर गया। वो क्रूरता से जवाब दे दिया, आपको क्या वीर? वैसे भी आपके और टिस्सा के बीच अब कुछ नहीं रहा तो हमें नहीं लगता कि अगर हम टिस्सा एक साथ होना चाहे तो कुछ गलत है। ये बोल उदय टिस्सा को अपने बाहों में उठा ले जाने लगा तो वीर अपने भाई को टिस्सा को ले जाने से रोक उसके बाहों से टिस्सा को ले क्रूरता से अपने भाई उदय से कहा, जब तक हम जिंदा है टिस्सा किसी और की नहीं हो सकती, वो चाहे आप ही क्यों ना हो। उदय, हम टिस्सा को अपना नहीं बना सके तो किसी दूसरे का भी कभी नहीं होने देंगे। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से गुस्सा लीजिए। चैप्टर 53 अभय का आना। वीर के बातों को सुन उदय को बहुत गुस्सा आने लगा।
उदय टिस्सा को ले जाने ना देते हुए वीर के बाहों से टिस्सा को लेने लगा। इसी बीच दोनों के बीच लड़ाई होने लगा। तभी विराज किसी काम से बाहर आया था अभय के साथ। अभय तो विप रूम में बैठ आदमियों से डील कर रहा था, पर विराज अपने फोन को ले बाहर निकाला तो उसने ऊपर के बिल्डिंग से ही देखा उदय वीर लड़ रहे। तो जब वो नीचे गए तो देखा उदय वीर दोनों टिस्सा के लिए लड़ रहे। तो विराज वहां आ गुस्से में भड़कते हुए बोला, आप दोनों क्या कर रहे? विराज का आवाज सुन वीर उदय दोनों शांत हो गए। विराज भड़कते हुए आगे बोला, आप दोनों ये क्या कर रहे और टिस्सा को क्या हुआ है? उदय बोल पड़ा, टिस्सा ने अधिक ड्रिंक कर लिया है। ये बात सुन विराज उदय से बोल पड़ा, उदय आप टिस्सा को जिया के पास ले जाए, इस हालत में इन्हें इनके घर छोड़ना सही नहीं होगा। विराज को ये बात बहुत अच्छे से पता था। वीर टिस्सा कॉलेज के दिनों में एक दूसरे से बिहार प्यार करते थे, पर अब दोनों ब्रेकअप कर चुके हैं, इसलिए विराज ने उदय को महल ले जाने बोल दिया। विराज के बातों को सुन उदय टिस्सा को अपने साथ ले जाने ही वाला था, पर वीर उदय को ये करने से रोकता हुआ बोला, हम टिस्सा को ले जाते हैं। पर विराज भाईसा ने हमें कहा है टिस्सा को ले जाने के लिए। अभय अपना डील पूरा कर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ बाहर आ रहा था। तभी उसका नजर उदय, वीर, विराज तीनों के अलावा उदय से हाथों में लड़की पर गया। तो वो वहां जा अपने कोल्ड आवाज में अपने दोनों भाई से पूछा, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे और ये लड़की कौन है? अपने भाईसा को देख दोनों का बोलती ही बंद हो गया। तभी विराज बोल पड़ा, ये टिस्सा है जिया की दोस्त। ओह, इन्हें क्या हुआ है? वीर नहीं चाहता था टिस्सा का इंप्रेशन उसके भाईसा के सामने खराब बने, तो वो झट से बोल पड़ा, कुछ नहीं, बस टिस्सा ठीक नहीं, हम इन्हें अपने साथ ले जाते। ये बोल उदय के होंठ से टिस्सा को ले वीर अपने बाहों में उठा ले जाने लगा। उसने अपने भाईसा का भी परवाह नहीं किया। वीर आज पहली बार ऐसा बर्ताव कर रहा था, नहीं तो वो अपने अभय भाईसा के सामने एक शब्द ना ही गलत बोलता ना ही कुछ गलत करता। वीर अभय के सामने उसका सबसे समझदार भाई था। अपने भाईसा को देख उदय भी झट से भागने के लिए बोल पड़ा, भाईसा हम भी जाते हैं। ये बोल अभय का बिना कुछ जवाब सुनने वो भाग गया। अभय को उदय से यही एक्सपेक्टेशन था, पर वीर का बर्ताव अभय के लिए बहुत नया था। अभय को ख्यालों में खोया देख विराज बोल पड़ा, वीर टिस्सा को कॉलेज के दिनों से ही पसंद करते, ये बात आपने हमें बताया क्यों नहीं? अभय के सवाल को सुन विराज जवाब दे डाला, अभय, ये वीर का मामला था, हम कैसे बता सकते थे? वैसे उस लड़की के लिए दोनों लड़ क्यों रहे थे? हम नहीं चाहते किसी लड़की के वजह से हमारे दोनों भाइयों के बीच लड़ाई हो। अभय, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें जितना पता था हम आपको बता दिए। अब आगे का जो भी मामला हो आप खुद अपने भाइयों से पूछ ले। बातें करने के बाद विराज अभय अपने अपने महल जाने के लिए निकल गए। वीर टिस्सा को अपने साथ ले जा रहा था। कुछ वक्त के बाद महल आ गया। वीर कार रोक टिस्सा की और उसका सीट बेल्ट खोलने को हुआ, पर वीर का नजर टिस्सा के कोमल होंठ में जा टिक गया। तो सीट बेल्ट खोलने के बाद वीर टिस्सा के कोमल होंठ में अपना होंठ रख प्यार से चूम दूर हो गया। तभी गार्ड्स कार का दरवाजा खोल दिए तो वीर कार से उतर टिस्सा को भी उतार उसे अपने बाहों में उठा महल के अंदर ले जाने लगा। तभी उदय भी महल पहुंच चुका था। वो भी अपने कार से उतर वीर के पास जाता हुआ बोला, वीर पहले आप टिस्सा पर भरोसा नहीं किए, फिर जब वो प्रूफ कर दी तो आप फिर भी उन पर हमेशा शक करते रहते। टिस्सा कितनी अच्छी है पर आप हमेशा टिस्सा का बचती करते रहते, फिर क्यों? इससे आगे उदय कुछ कहना कि वीर गुस्से में उदय को देख बोला, टिस्सा से दूर रही, ये हमारा और टिस्सा का मामला है, हम इनसे बात कर सॉल्व कर लेंगे। ये बोल वीर टिस्सा को गेस्ट रूम ले जा नौकर से टिस्सा का कपड़ा बदल देने का बोल वीर खुद भी अपने कमरे में जा नहा बाहर आया। अभय भी महल पहुंच चुका था, वो भी फ्रेश हो गया। फिर सभी लोग रात का खाना के लिए डाइनिंग रूम में आ गए। जिया को नहीं पता था उसकी दोस्त टिस्सा महल में है। जब वो खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर जा बैठी तो वीर जिया से बोल पड़ा, जिया टिस्सा गेस्ट रूम में अकेले सोई है, आप उनके साथ सो जाना जिया, क्योंकि टिस्सा को इतने बड़े कमरे में अकेले सोने से डर लगता है। अभय नीचे आ ही रहा था। वीर के मुंह से ये बात सुन अभय बोल पड़ा, टिस्सा के बारे में आपको बहुत पता है। अपने भाईसा का आवाज सुन उसका बोलती बंद हो गया। अभय अपने जगह पर बैठ मान्यता को ना आता देख अभय जिया से पूछ पड़ा, मान्यता कहाँ है? मान्यता को अपना तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो खाना खाने के लिए नहीं आई। चैप्टर 54 हमें तो आपसे प्यार हो गया है।
ये बात सुन जो कभी अपने खाने से नहीं उठा वो उठ घबराते हुए जाने लगा। सभी ये देख हैरान रह गए। अभय मान्यता के कमरे में जा बिना खटखटाए अंदर जा मान्यता के पास खड़ा हो उसके चेहरे पर अपना हाथ रख दिया। अभय के छुवन से ही मान्यता पहचान गई अभय आया है तो वो झट से अपने आंखों को खोल दी। अभय मान्यता के आंखों में दर्द साफ देख पा रहा था। मान्यता को बोलने का भी जरूरत नहीं पड़ा उसे हुआ क्या है। अभय को उसके चेहरे से ही पता चल गया मान्यता को महीने में आने वाला माहवारी हुआ है। दोनों के बीच का कनेक्शन ऐसा था जैसे अभय मान्यता एक दूसरे को अभी से नहीं बल्कि कई वर्षों से जानते हो। अभय मान्यता के सिर पर अपना हाथ फेरता हुआ बड़े प्यार से पूछा, आपको बहुत दर्द हो रहा है? मान्यता अभय के कोमल आवाज में खो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके बिना कुछ कहे अभय को कैसे पता उसे क्या हुआ है, और ना ही उसे सुन कुछ अजीब सा लगा। उसे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे अभय उससे ये पहली बार नहीं पूछा हो। मान्यता अभय के आंखों में देखने लगी। दोनों के बीच को ये दूरियां प्यार में तब्दील होती जा रही थी। तभी मान्यता अभय के देखते हुए अपने मन में ही बोली, मान्यता आप अभय से प्यार नहीं कर सकते हैं। मान्यता के मन में क्या चल रहा होगा अभय को साफ समझ आ रहा था। अभय मान्यता के सिर से अपना हाथ हटा दिया, फिर मान्यता की तरफ देख प्यार से बोला, आप हमारे और एक कदम बढ़ा कर देखिए, शायद कुछ अच्छा है आपको हमने दिख जाए। ये बोल अभय बाहर जाते हुए खुद में ही बोला, आपके चेहरे पर हम अपने लिए मोहब्बत देख सकते हैं पर यह मोहब्बत पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। काश हम अपना अतीत बदल सकते। ये बोलने के बाद अभय किचन चला गया। किचन में अभय को देख सभी हैरान रह गए। सभी नौकर अपना सिर झुका खड़ा हो। एक नौकर आगे आ पूछा, हुकुम सा आपको कुछ चाहिए? नहीं, बस जो हम मांगे वो लाकर हमें दो। ये बोल अभय नौकर से मांगने लगा, अदरक, काली मिर्च और नारियल का तेल द। नौकर झट से अभय को सब ला कर दे दिया। अभय को किचन में आ पहली बार कुछ करता देख सभी नौकर हैरान थे। अभय ने कभी खुद से ये किया नहीं है पर बचपन में अपनी बहन के लिए नौकरानी को ये करने के लिए बोल दिया करता था। जब नौकर अभय को ये सारा सामान ला दे दिया तो अभय पहले अदरक और काली मिर्च का चाय बना दिया, फिर नारियल के तेल को गर्म कर एक कटोरी में डाल ट्रे में चाय और गर्म तेल ले जाने लगा। हाथों में ट्रे लिए अभय मान्यता के कमरे की ओर जाने लगा। फिर जब वो मान्यता के कमरे के पास आया तो दरवाजा बिना नॉक किए अभय मान्यता के कमरे के अंदर चला गया। अभय के हाथों में ट्रे देख दर्द से बेहाल मान्यता हैरान रह गई। अभय मान्यता के सामने बैठ बोला, मान्यता आपको अपने माहवारी में बाकियों से अधिक दर्द होता, ये बात पता होने के बावजूद आप अपना ख्याल नहीं रखती इस वक्त। ये बात मैडम और उसकी दोस्त सई के अलावा किसी को नहीं पता था। मान्यता हैरानी से अभय को देखी। अभय को नहीं पता उसके मुंह से ये शब्द कैसे बाहर आ गया। वो खुद ही हैरान था अपने कहे शब्दों पर। दोनों के बीच का कनेक्शन दोनों को ही समझ नहीं आता। अभय मान्यता की तरफ चाय बढ़ा दिया तो मान्यता अभय के हाथ से चाय ले पीने लगी। अभय को अपने सामने ही बैठा देख मान्यता को बहुत सुकून दे रहा था। मान्यता को नहीं पता कैसे कब पर वो अब अभय के प्यार में पूरी तरह पड़ चुकी थी। मान्यता को चाय पीता देख अभय को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। आज पहली दफा था जब अभय मान्यता के लिए कुछ कर रहा था और मान्यता बिना कोई ऑब्जेक्शन का उसे मान नहीं थी। अभय मान्यता के आंखों में देखता हुआ सवाल किया, मान्यता क्या हम अपने आप को बदल एक अच्छा इंसान बना ले तो क्या आप हमसे प्यार करोगी? ये बोलने के बाद अभय उठते हुए आगे बोल पड़ा, सॉरी मान्यता, आप दर्द में हो और हम आपसे बेतुके सवाल कर रहे हैं। आप तेल से मालिश कर लेना, अगर ना हो पाए तो किसी को बुला लेना आप। ये बोल अभय कमरे से फिर बाहर चला गया। कमरे से बाहर आने के बाद अपने कमरे में जा अभय सोचने लगा, क्या वो ऐसा करे जिससे मान्यता उससे दूर कभी ना जाए। अभय का दिमाग ये सोच सोच कर फटने लगा तो आखिर में वो सिगरेट निकाल सिगरेट के कस लेता हुआ अपने दिमाग को शांत करने लगा। दूसरी तरफ मान्यता अभय के जाने के बाद अभय का सवाल खुद में ही दी, हमें तो आपसे प्यार हो गया है अभय, काश आप हमारे प्यार के लिए ही बदल जाए। धीरे धीरे रात बीतने लगा। सुबह का वक्त। मान्यता का आज दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था कि वो उठे। बहुत देर के बाद वो किसी तरह अपने आंखों को खोल कॉलेज जाने के लिए तैयार हो बाहर आए। लेट होने के बावजूद किसी ने खाना शुरू नहीं किया था। सभी उसी के आने का ही इंतजार कर रहे थे। जब मान्यता चेयर पर जा बैठी तो अभय मान्यता के तरफ देख बोला, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आप कॉलेज मत जाओ।
मान्यता का चेहरा शर्म से लाल हो गया। सभी के सामने अभय के ऐसा बोलने से मान्यता अपने प्लेट पर खाना लगता देख खाना पूरा लगा भी नहीं फिर भी अपने मुंह में ठूंस ली। तो अभय मान्यता के चेहरे पर आए शर्म को देख कुछ ना बोल खाने लगा। वीर तो बस टिस्सा के आने का ही इंतजार कर रहा था, पर उसे ये बात भी बहुत अच्छे से पता था कि टिस्सा 10 बजे से पहले नहीं जागती, तो इतनी जल्दी डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए उसका आना ये तो इम्पॉसिबल था। दूसरी तरफ पता नहीं क्यों उदय का दिमाग भी टिस्सा पर लगा था। दोनों को नाश्ते के वक्त भी खोया देख अभय दोनों के तरफ देख सख्ती से बोला, नाश्ता करने के बाद आप दोनों हमारे साथ कंपनी जाने के लिए तैयार हो जाना। ये सुन उदय का तो मुंह बन गया, पर वीर बोल पड़ा, भाई सा क्या हम कल से कंपनी जा सकते? क्यों, आज से क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते आप? वीर ये नहीं कह सकता था कि उसे टिस्सा का परवाह है और वो टिस्सा को ऐसे अकेला छोड़ नहीं जाना चाहता। जिया को पता था टिस्सा और उसका वीर भाई पहले एक दूसरे को डेट करते थे, पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से दोनों के बीच दूरी आ गई थी। यही कारण था जिया हमेशा अपने तरफ से कोशिश करती दोनों का बात करवा सब ठीक करने का, पर ऐसा हुआ ही नहीं। वीर को अपनी बात प्रॉपर्ली ना रखता देख जिया बोल पड़ी, भाई सा, वीर भाई सा ने हमें प्रॉमिस किया था कि कॉलेज के बाद वो हमें शॉपिंग के लिए ले जाएंगे। अभय को अपने भाई बहन के बीच का बॉन्डिंग बहुत पसंद था, इसलिए वो उनका झूठ जानने के बाद भी कई दफा इग्नोर कर देता, पर अभी जो चल रहा उस लड़की के वजह से उदय वीर के बीच लड़ाई, ये देख अभय को थोड़ा डर महसूस होने लगा वीर का इस लड़की के करीब जाने देने से। तभी उदय भी बोल पड़ा, भाई सा हम भी वीर जिया के साथ आज शॉपिंग पर चले जाए। वीर उदय को गुस्से में घूर कर देखा तो उदय भी बदले में वीर को अपने गुस्से से देखने लगा। दोनों को देख अभय को इस बात का अब डर लगने लगा कहीं इस लड़की के कारण उसके दोनों छोटे भाई के बीच लड़ाई ना हो जाए। ठीक है, पर कल से जो हम कहेंगे वो आप दोनों को करना होगा। दोनों ने साथ ही जवाब दिया, ठीक है भाई साहब। सभी का खाना खत्म हो चुका था। जिया मान्यता ड्राइवर के साथ कॉलेज जाने के लिए निकल गई। दूसरी तरफ अभय कंपनी जाने के लिए अब बचे वीर उदय। वीर गुस्से में उदय को देख बोला, उदय आप टिस्सा से दूर रहिए। पर क्यों वीर, आप तो टिस्सा आपकी गर्लफ्रेंड भी नहीं रही, तो फिर हम टिस्सा से दूर क्यों रहे? दूरी तो आपको बनाना चाहिए टिस्सा से। ये बोल उदय जाने लगा तो वीर उदय को कंधे से पकड़ रोक अपने नर्म आंखों से देख बोला, उदय आप हमारे भाई हो, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, पर हम टिस्सा से बहुत प्यार करते हैं। अगर आप हमारे और टिस्सा के बीच आने का कोशिश करेंगे तो हमें नहीं पता हम क्या कर दे आपके साथ। उदय वीर का बात सुन फीकी मुस्कान के साथ बोला, वीर हमारे और टिस्सा के बीच कुछ नहीं, पर हम नहीं चाहते टिस्सा आपके साथ रहे। टिस्सा बहुत अच्छी लड़की है, पर आप उन पर हमेशा शक करते रहे। आपको पता है आपके कारण हमारे दोस्त टिस्सा को गंदा समझते। कल जब हमने अपने दोस्तों का बात सुनना तो हमारा दिल कर रहा था उन सब का मुंह तोड़ दूं, पर उस वक्त हमारे लिए जरूरी था कि हम टिस्सा को संभालें। आपके वजह से ये हुआ है वीर, हम नहीं चाहते अब आपके कारण टिस्सा को और सुनना पड़े। हम भूले नहीं है कॉलेज के दिनों में जो हुआ था, कैसे आपने बिना टिस्सा का बात सुने पूरे कॉलेज के सामने उनकी बेइज्जती किया था। पर उस वक्त हम शांत रहे, हमें लगा आप गुस्से में हो पर आप सब सही कर दोगे, लेकिन वक्त के साथ आप टिस्सा के साथ और बुरा बर्ताव करने लगे, साथ ही उनकी बेइज्जती और उनके कैरेक्टर को हमेशा गंदा साबित करने पर तुली रहे। ये सब देखने के बाद हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप हमारे साथ क्या करो, पर टिस्सा के साथ हम और बुरा नहीं होने देंगे आपके वजह से। ये बोल उदय वहां से चला गया। उदय ने कुछ गलत नहीं कहा था। जब उदय ने ये सब कहा तो वीर को वो दिन याद आ गया जब वीर ने उस बिजनेसमैन के साथ टिस्सा का तस्वीर देखा था, तो टिस्सा उसे एक्सप्लेन करना चाहती थी, पर उससे कुछ ना बोलने दे वीर पूरे कॉलेज के सामने अपने शब्दों से वो तस्वीर देख सभी उसे गिरा हुआ तो समझ ही रहे थे, साथ ही वीर के शब्दों से उसे और गिरा हुआ समझने लगे। वीर को कहा अपना हर शब्द याद आने लगा, आप जैसी मिडिल क्लास की सभी लड़कियां ऐसी ही होती, हम आपके मासूमियत में फंस गए थे टिस्सा, हमें पता होता आप इतनी गिरी हुई हैं तो हम कभी भी आपको डेट नहीं करते। वीर कॉलेज का चार्म था, सभी लड़कियां उसे बेहद पसंद करती थी। जब सबको पता चला था वो एक मिडिल क्लास की लड़की को डेट कर रहा तो सभी लड़कियों का दिल टूट गया था, पर जब सभी के सामने टिस्सा का वो झूठा न्यूज़ आया तो सभी इस बात से बहुत खुश थे। साथ ही जब पूरे कॉलेज के सामने वीर ने टिस्सा से ब्रेकअप कर लिया तो इस बात से सभी लड़कियां बहुत खुश हो गई।
वो दिन वो पल याद करते ही वीर को खुद से घृणा होने लगा। जिस लड़की को वो इतना चाहा उसे ही पूरे कॉलेज के सामने बदनाम कर दिया। कॉलेज में मान्यता जिया अपने शीट पर जा बैठ गई। मान्यता जिया एक दूसरे के अलावा किसी से बात नहीं करती थी। जिया तो सभी को जानती थी कौन कैसे है और कितने मतलबी है। जिया के कारण अब मान्यता को भी समझ में आ गया था जो जितने अमीर है वो उतने ही मतलबी है, तो वो भी किसी से बात नहीं किया करती थी। क्लास स्टार्ट होने वाला था तभी क्लास के अंदर एंट्री हुआ चार्मिंग लड़के का। जिया उस लड़के को देख बोली, ये तो अमेरिका में पढ़ते थे, अचानक से यहाँ क्यों आ गए। मान्यता ने अपनी नजरें ऊपर उठा देखी। उस इंसान को देख मान्यता को ऐसा लगा जैसे वो उसे देखी हो, पर कहाँ उसे याद नहीं आ रहा था। चैप्टर 55 गाला का तैयारी। लड़का क्लास के अंदर आ अपना इंट्रोडक्शन दिया। हाय दोस्तों, वैसे आप सब हमें जानते ही होंगे, पर जो नहीं जानते उन्हें हम बता दें, हम निखिल दत्त है, राजकुमार निखिल दत्त। ये बोल निखिल प्रोफेसर की तरफ देखा तो प्रोफेसर मुस्कुराता हुआ बोला, जाए अपना शीट ले लीजिए। सभी लड़कियां तो चाहती थी निखिल उसके बगल में बैठ जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। निखिल पीछे जा मान्यता के सामने वाले शीट में बैठ गया। पीछे बैठ निखिल मान्यता को ताड़ने लगा। जिया ये देख मान्यता के कान के पास जा बोली, मान्यता लगता है राजकुमार निखिल को आप पसंद आ गई हो। मान्यता निखिल को देखी जो उसकी तरफ ही घूरे जा रहा था, तो मान्यता जिया से बोल पड़ी, कितने अजीब इंसान है ये। जिया मुस्कुराने लगी, फिर दोनों अपने पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। निखिल मान्यता को देखता हुआ बोला, आपको देखकर ऐसा लगता जैसे हमारे बीच कोई कनेक्शन हो। मान्यता अब अपने सामने बैठे आदमी के वजह से बहुत डिस्ट्रैक्ट होने लगी। टिस्सा का नींद खुल गया, पर उसे अपने सिर में बहुत दर्द महसूस होने लगा। टिस्सा ने जब अपने आंखों को खोला तो वो अपने आप को अनजान कमरे में पाए। वो घबराते हुए बिस्तर से उठ अपने कपड़े को देखी तो कपड़ा बदला हुआ था। वो जल्दी से बाहर जाने लगी, तभी उदय से जा टकराए। उदय को देख वो हैरानी से बोली, हम यहाँ। और इससे आगे वो कुछ बोलती कि उदय टिस्सा का हाथ पकड़ कमरे में ले जा बोला, आप बैठो, हम आपके सिर दर्द को ठीक करने के लिए लाजवाब चाय मंगवा देते। टिस्सा से कुछ कहा ही नहीं गया। उदय बाहर जा नौकरानी को चाय बनाने का बोल कमरे के अंदर आ गया तो टिस्सा घबराते हुए पूछी, उदय हम यहाँ क्या कर रहे और किसने हमें यहाँ लाया और हमारे कपड़े। ये बोल चुप हो गई। एक साथ इतने सारे सवाल को सुन उदय मुस्कुराता हुआ बोलने ही जा रहा था तभी वीर आ गया। वीर को कमरे के अंदर आता देख टिस्सा अपने चेहरे को घुमा ली। दूसरी तरफ उदय को भी गुस्सा आने लगा। वीर टिस्सा के पास आ पूछा, आप ठीक हो। टिस्सा कोई जवाब नहीं दी तो वीर उदय के तरफ देख बोला, उदय हमें टिस्सा से अकेले में बात करना। वीर के बातों को सुन उदय टिस्सा की तरफ देख पूछा, टिस्सा आपको वीर भाई से बात करना। टिस्सा अपने उदास स्वर में बोली, नहीं। टिस्सा का जवाब सुन उदय वीर की तरफ देख बोल पड़ा, वीर भाई टिस्सा का आपसे बात करने का कोई मन नहीं, तो हमें नहीं लगता हमें इस कमरे से बाहर जाना चाहिए। वीर कुछ ना कह चुपचाप से बाहर चला गया, पर जाने से पहले आखिरी बार टिस्सा की तरफ देखा। टिस्सा भी वीर को देखी, दोनों का नजर टकराया, फिर टिस्सा अपनी नजरें फेर ली तो वीर फिर वहां से चला गया। टिस्सा के उदास चेहरे को देख उदय पूछ पड़ा, टिस्सा आप अब भी वीर भाई से प्यार करती। टिस्सा उदासी से जवाब दी, प्यार कभी खत्म नहीं होता उदय। जब आप अब भी उनसे प्यार करती तो टिस्सा फिर आप उनसे ब्रेकअप क्यों कर रही। उदय जिसके नजरों में हमारा कोई इज्जत ही ना हो, ऐसे इंसान के साथ क्या हमें रहना चाहिए, आप ही हमें बताए। उदय टिस्सा के सिर पर होंठ रख बोला, आप सही है टिस्सा, पर काम वही करना चाहिए जिसमें आप खुश हो। टिस्सा फीकी मुस्कान के साथ बोली, आज तक हम जो भी काम किए हैं उदय कभी भी अपने खुशी के लिए नहीं किए। हमें तो लगता है उदय शायद हमारे जिंदगी में खुशी लिखा ही नहीं है। उदय को नहीं पता क्यों, पर उसे टिस्सा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वीर अपने कमरे में बैठे यही सोच रहा था, टिस्सा और उदय के बीच क्या बात हो रहा होगा। वीर परेशान हो अपने कमरे में ही फिर इधर उधर घूमने लगा। नौकरानी चाय लेकर आ गई तो उदय नौकरानी के होंठ से चाय ले टिस्सा की तरफ बढ़ाया तो टिस्सा चाय ले पीने लगी। चाय पीते हुए टिस्सा बोली, ये चाय तो बहुत टेस्टी है। चलिए आपको ये चाय अच्छी तो लगी, पर ये चाय हमने नहीं बनाया। उदय आखिरी का शब्द उदासी से मुंह बना बोला।
टिस्सा मुस्कुराते हुए उदय की तरह अपना होंठ बढ़ा उसके बालों को सहला बोली, कभी किचन भी गए हो? बच्चों की तरह उदय ने अपने सिर को ना में हिला दिया। उदय के हरकत को देख टिस्सा मुस्कुराने लगी। टिस्सा की मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी। उदय टिस्सा के मुस्कुराते चेहरे को देख वो भी मुस्कुराने लगा। हर साल राज्यसभा में गाला आयोजित किया जाता था और ये गाला हमेशा मेवाड़ राजवंश के सदस्य आयोजित किया करते थे। इस गाला में सभी राजवंश के सदस्यों के साथ साथ बड़े खानदान के लोग आते थे और इस गाला में चैरिटी होता था। सभी बड़े खानदान के लोग अपने मुताबिक चैरिटी करते। इस साल के गाला के लिए अभय ने अपने मैनेजर को इंस्ट्रक्शन दे दिया। हर साल होने वाले गाला में अभय कोई कमी नहीं रहने देता था। इस साल भी अभय सब परफेक्ट देखना चाहता था, पर पहले जो अभय का सेक्रेटरी था उसे सब अच्छे से पता था। पर अभी जो मान्यता के जाने के बाद उसका कोई भी सेक्रेटरी नहीं बना था, जिस कारण उसने इस साल के गाला का जिम्मेदारी अपने मैनेजर को दे दिया। पर ये सब उस मैनेजर के लिए पहली बार था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो सब हैंडल कैसे करेगा। मैनेजर मार्क ने खाने का पूरा मेन्यू साथ ही कितने प्रकार के कौन कौन से वाइन होने चाहिए वो सूची बना लिया। साथ ही राजघराने का बेक्वेट हॉल जो मेवाड़ राजवंश का था उसे कैसे डेकोरेट करवाना उसका सिलेक्शन करने के बाद मार्क अभय के केबिन गया। तभी उसे पता चला अभय मीटिंग के सिलसिले से बाहर गया हुआ है। ये बात जान वो और फ्रस्ट्रेटेड होने लगा। मार्क ने अभय को कॉल लगाया पर मीटिंग में बिजी होने के कारण अभय अपना फोन उठा नहीं पाया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। रात हो चुका था जब अभय अपना मीटिंग खत्म कर बाहर जा अपने कार में बैठा ही था कि उसका फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। इस बार अभय ने अपना फोन निकाल देखा, मार्क का कॉल आता देख अभय कॉल उठा कठोरता से बोला, क्या हुआ? सर, गाला के लिए जो मेन्यू, वाइन और डेकोरेशन हमने सजेस्ट किया है उसे आप एक बार देख लेते तो अच्छा होता। अभय घड़ी में टाइम देख बोला, ठीक है महल, आ जाओ। ये बोल अभय कॉल कट कर दिया, फिर अपने आंखों को बंद कर दिया। रात के खाने का वक्त हो चुका था। जब भी अभय लेट आने को होता तो सभी को पता रहता अभय बाहर से ही खाकर आएगा, तो सभी खाना खाने लगे। खाने के समय मान्यता पूरे वक्त अभय के ना होने पर उसके बारे में ही सोचे जा रही थी। वो आज पूछना भी चाहती थी, उसे पता था अभय उसे कुछ बताएगा तो नहीं, फिर भी कुछ ना सही से अच्छा कुछ तो उसे पता चल जाए। कुछ ही वक्त में सभी का खाना खाने हो गया, फिर सभी अपने अपने कमरे में चले गए। मान्यता अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी अभय के आने का इंतजार करने लगी। जब उसे गेट से कार अंदर आता दिखा तो वो भागते हुए बाहर जाने लगी। अभय कार से उतर अंदर आ गया। जब वो दरवाजे के पास गया तो उसे हॉल में मान्यता खड़ी दिखी। मान्यता को देख अभय उसके पास जा पूछा, आप अभी तक सोई क्यों नहीं? अभय के सवाल का बिना जवाब दिया मान्यता उससे पूछी, आपने खाना खाया? हाँ। जब अभय ने मान्यता के सवाल का जवाब दे दिया तो मान्यता बोल पड़ी, हमें आपसे कुछ पूछना है। क्या? आपने उस दिन कहा था कि हमारे परिवार के कुछ सदस्य अब भी जिंदा हैं। अभय मान्यता के बचे परिवार के बारे में जानता था, पर वो उस दिन मान्यता को ये इसलिए बताया ताकि मान्यता शांति से खाना खाए। तो अभय बोल पड़ा, हाँ। आप हमें उनसे मिलवा सकते? नहीं। पर क्यों? अभय बिना कोई जवाब दिए अंदर जाने लगा तो मान्यता उसके होंठ को पकड़ उससे जाने से रोक ली। अभय पीछे मुड़ मान्यता को देख बोला, अगर आप हमसे शादी करने के लिए तैयार हो तो हम आपको आपके बचे हुए परिवार से मिलवा सकते। ये बात सुन मान्यता हैरान रह गई। फिर अभय का होंठ छोड़ हैरान से उसे देखने लगी तो अभय फिर बोल पड़ा, लगता है आपको अपने परिवार से नहीं मिलना, तो ठीक है। ये कैसा डील है? जैसा भी डील है मान्यता आपको मानना होगा। अगर हम नहीं माने तो आप जिंदगी भर अपना से अनजान रहेंगे। पर आप हमसे शादी क्यों करना चाहते? अभय मान्यता को अपने करीब खींच जवाब दिया, आपके सवाल का जवाब आपको वक्त आने के बाद पता चल जाएगा। तो आप डिसाइड कर लीजिए, हमसे शादी कर आप अपने बचे हुए परिवार से मिलना चाहती या फिर जिंदगी भर उन्हें ढूंढते हुए अपना वक्त जाया करना चाहती। मान्यता कुछ कहती इससे पहले ही बॉडीगार्ड अंदर आ गया, पर दोनों को इतने करीब देख झट से बोल पड़ा, हमें माफ कर दीजिए हुकुम सा। ये बोल गार्ड जाने वाला था, पर अभय मान्यता को छोड़ गार्ड से बोला, रुको, क्या हुआ? हुकुम सा, आपसे मिलने कोई माक आया है, उससे अंदर भेज जो। जी हुकुम सा। ये बोल गार्ड बाहर चला गया। अभय मान्यता की तरफ देख बोला, आपके पास बहुत वक्त है, आप आराम से सोचकर अपना जवाब हमें दे दो।
तभी मार्क अंदर आ गया तो अभय उसे अपने साथ चलने को बोला। मान्यता अभय को मार्क के साथ जाते हुए देखने लगी। फिर अपने कमरे में जा मान्यता सोचने लगी वो क्या करे। मान्यता अपने जिंदगी की गुत्थी को जितना सुलझाने का कोशिश कर रही थी वो अपने आप को उतना ही उसमें उलझा हुआ महसूस करने लगी थी। मान्यता को समझ नहीं आ रहा था अभय हमेशा उसके सामने डील क्यों करता और क्यों सब जानने के बावजूद उससे कुछ नहीं बताता। एक तरफ वो जाहिर करता कि उसे उसका परवाह है पर दूसरे तरफ उसे देख मान्यता को ऐसा लगता जैसे वो उससे कुछ चाहता है। पर क्या, क्यों इस बार उसने शादी का डील रखा? ये सवाल मान्यता को परेशान करने लगा। वो खुद में ही बोली, हम आपसे नफरत करते फिर भी आप हमसे शादी करना चाहते, पर क्यों अभय? इसके पीछे का कारण क्या है? गाला के तैयारियों का बात करने के बाद मार्क चला गया। अभय भी स्टडी रूम से निकल अपने कमरे में जा फोन लगा। अभय का कॉल आता देख आदमी कॉल उठा, बोला, अभय आप इतनी रात को कॉल कर रहे? हम आपकी बहन से शादी करना चाहते। ठीक है अभय, पर मान्यता आपसे शादी करने के लिए तैयार है। अभय ठंडी आह भरते हुए बोला, नहीं पर उन्हें मानना होगा। अभी हमारे लिए बस जरूरी है कि हम मान्यता को उन सब से प्रोटेक्ट करें। हम नहीं चाहते जो आपके परिवार के साथ हुआ था वो मान्यता के साथ हो। ये तो हम भी नहीं चाहते अभय, पर हम ये भी नहीं चाहते कि मान्यता की मर्जी के खिलाफ कुछ हो। आप फिक्र मत करिए, बहुत जल्द मान्यता के जिंदगी से हम सारे परेशानियों को दूर कर देंगे। फिर उनका जो मर्जी होगा हमें मंजूर है। ठीक है अभय। अभय ने फिर फोन रख दिया। फोन रखने के बाद अभय अपने आंखों को बंद कर लिया। सुबह से काम करने की वजह से अभय बहुत थका हुआ था। वो अपने आंखों को बंद करते ही नींद के आगोश में चला गया। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।